So, good morning everyone. So joint byproducts, we discussed on the methods of apportionment of joint products. अभी तक अपन ने बाई प्रोडक्ट का कोई डिस्कशन नहीं किया है. मेथड्स जो थे, सबसे पहला कौन सा था, आउटपुट के रेशियो में, फिर उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन कि कॉस्ट पर यूनिट निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर दो, बात वही आउटपुट मेथड था. उसके बाद सबसे बेस्ट मेथड जो जॉइंट प्रोडक्ट्स जैसे ही अलग अलग हुए उस स्टेज में वो जिस वैल्यू पे मार्केट में बिकते हैं उस मार्केट वैल्यू के रेशियो में, बी वेरी क्लियर, सेलिंग प्राइस नहीं है, इट इज़ सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी. क्वांटिटी कौन सी, जितना माल बेचा या जितना बनाया. भाई मार्केट वैल्यू वाला जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाला है, जितने यूनिट्स बनाए इनटू सेलिंग प्राइस या जितने यूनिट्स बेचे हैं इनटू सेलिंग प्राइस. तो बी वेरी क्लियर, जॉइंट कॉस्ट जो लगी है वो जितने बनाए उस पर लगी है, जो बेचे हैं उस पर लगी है, जितने बनाए उस पर लगे हैं. तो ऑब्वियसली जो सेल्स वैल्यू हमको मार्केट वैल्यू निकालनी है वो क्वांटिटी सोल्ड की नहीं, हमेशा किसकी होगी, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड, क्वांटिटी परचेज्ड, मेड. हाँ, अगर प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पे नहीं बिकते तो फिर एक मेथड और था, फाइनल सेल्स वैल्यू, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल्स वैल्यू है उस रेशियो में. हाँ, पर उस मेथड का भी ड्रॉबैक क्या है कि फर्दर प्रोसेसिंग में किसी में खर्चा ज़्यादा लगा, किसी में कम लगा, वो उसको कंसिडर नहीं करता. तो इसलिए फिर एक बेटर मेथड उससे कौन सा है, एनआरवी. एनआरवी मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी फाइनल सेल्स वैल्यू फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाली जो है, हाँ, उसमें से हम क्या क्या चीज़ें माइनस करेंगे. एक तो फर्दर प्रोसेसिंग रिलेटेड प्रॉफिट, एक फर्दर प्रोसेसिंग का एक्सपेंस और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. हाँ, ये तीन चीज़ें माइनस करनी होती है, पर तीनों में से जो जो अवेलेबल होगी वो माइनस हो जाएगी, जो नहीं होगी वो माइनस नहीं होगी, एनआरवी आ जाएगी और उस एनआरवी के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन कर दी जाएगी. और एनआरवी जो है, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, इट इज़ माई नोशनल सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. कि भाई फर्दर प्रोसेस होने के बाद अगर कोई प्रोडक्ट 100 में बिकता है और फर्दर प्रोसेसिंग का 30 रुपये का खर्चा करता हूँ तो शायद बिना फर्दर प्रोसेस किए 100 के बजाय कितने में बिक जाता है, 70 रुपये में. ये मेरा एक एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट हो गया, इसलिए इसका नाम खैर एनआरवी मेथड है. अब क्वेश्चन में आप कहेंगे कौन सा मेथड लगाना है, जो क्वेश्चन कहेगा. कुछ नहीं कहे तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. अगर वो स्प्लिट ऑफ पे बिकते ही नहीं हैं तो फिर नेक्स्ट बेस्ट मेथड कौन सा है, एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू. हाँ, कुछ क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे जिसमें सारे मेथड्स का यूज़ हो गया. हाँ, क्लास असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 8. XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट A विच यील्ड्स 2 बाई प्रोडक्ट्स B and C. तो क्वेश्चन कह रहा है एक प्रोडक्ट ए बनता है, उसके साथ में 2 बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं, बी और सी. द एक्चुअल जॉइंट एक्सपेंस ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर अ पीरियड वर 8,400. हाँ, जॉइंट एक्सपेंसेस 8,400 रुपये थे. इट वॉज एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सच प्रोडक्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल इज 30, 25, 15% रिस्पेक्टिवली. सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस, सब्सिक्वेंट का मतलब सेपरेट होने के बाद वाले खर्चे ये थे, प्रोडक्ट ए बी सी, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, टोटल इतना खर्चा लगा है. और ये सब खर्चा होने के बाद फाइनली वो प्रोडक्ट बिका कितने में है, 8,000, 4,000, 2,500. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट 6,000, 4,000, 2,500. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग apportionment of joint expenses of manufacture to different products. तो अब ये जॉइंट कॉस्ट को इन तीनों प्रोडक्ट्स में क्या करना है, अपॉर्शन करना है. हाँ, अब आप कहेंगे मेथड्स तो खूब सारे हैं, क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं कौन सा मेथड लगाना है. तो सबसे पहले आउटपुट मेथड तो लगेगा ही नहीं, क्वांटिटी ही नहीं है, पर यूनिट वाला मेथड भी नहीं लगेगा. अब हमारे पास बचे कौन से, सेल्स वाले 3 मेथड हैं. देखिए जो 3 मेथड है ना, चाहे सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, चाहे एनआरवी, चाहे फाइनल सेल्स वैल्यू, तीनों ही मेथड्स में सेल्स की ज़रूरत पड़ती है. अब आप कहेंगे यहाँ स्प्लिट ऑफ पे तीनों प्रोडक्ट कितने में बिकते हैं वो नहीं दिया हुआ है,
कौन सा दिया हुआ है? सब्सिक्वेंट खर्चा, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ये तीनों प्रोडक्ट इतने इतने में बिकते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास अब अवेलेबल दो मेथड रह गए। एक सीधा इस सेल्स वैल्यू के रेशियो में बांट दूँ, पर इस सेल्स वैल्यू मेथड का ड्रॉबैक क्या था कि फर्दर खर्चा जो अलग अलग लगता है वो कंसिडर नहीं करता। तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग फाइनल सेल्स वैल्यू के बजाय बेटर मेथड कौन सा है? NRV। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कौन सा मेथड लगाऊंगा? NRV। मैं सीधा सीधा है, अगर सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट हो क्वेश्चन में वही लगाना है, वो नहीं है NRV लगाना है। और अगर ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, ये दोनों पॉसिबल कब नहीं होंगे? जब सेल्स ही नहीं दी हुई है। तो फिर अपने सबसे आराम हुआ, आउटपुट के रेशियो बांट दो, काम ख़त्म हुआ। ओके, तो अब शुरू करिए भाई। अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट डैश NRV मेथड। हाँ, मेथड कौन सा लगाने वाले हैं भाई? NRV मेथड। So we have three products A, B, C. Sales value कितना कितना है भाई? 6,000, 4,000, 2,500 less profit। हाँ, वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है, हाँ, ए में 30% है सेल्स का 1800, इधर 25% है 1000, 15% 375 लेस सेपरेट कॉस्ट। हाँ, जो पोस्ट सेपरेशन एक्सपेंस, अलग होने के बाद जो खर्चा लगा है, कितना? 450, 325, 150। तो ये हमारी हो गई नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये वाला फर्स्ट का 3726। हाँ जी, अब जॉइंट कॉस्ट कितनी भाई? 8,400। इसको इन तीनों प्रोडक्ट्स में NRV के रेशियो में बांटना है। 3750/2675/1975। कितना? अच्छा, अमाउंट यही आ गया। हाँ जी, कंप्लीटेड। अच्छा, मैंने कल आपको परसों बताया तो था, बाई प्रोडक्ट का क्या करते हैं अपन ट्रीटमेंट? एकदम नॉर्मल लॉस की तरह, मतलब उसकी कोई मेहनत नहीं करनी है, बस उसकी तो जो सेल वैल्यू आई वो सीधा जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर दो। हाँ, इस क्वेश्चन ने लिखा था स्टार्टिंग में कि प्रोडक्ट ए तो एक प्रोडक्ट है, बी और सी जो है वो बाई प्रोडक्ट्स हैं। पर हमने तो क्या किया है, ये पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लिया? कैसे बी और सी बाई प्रोडक्ट नहीं है, क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट है। क्योंकि जब जॉइंट कॉस्ट सबकी अलग अलग निकाल रहा हूँ, इसका मतलब मैं इनको बाई प्रोडक्ट मान ही नहीं रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? जॉइंट प्रोडक्ट। आपका ये तो गलत हो गया। हाँ, पर सुनो भाई, गलत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने लास्ट में पूछा क्या है? स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो आप कहीं ऊपर तो लिखा है ना बाई प्रोडक्ट है। एग्जामिनर से ऐसी गलती कई बार हो जाती है, वो कह तो देता है एक बाई प्रोडक्ट है, बाकी एक मेन प्रोडक्ट है, पर लास्ट में अगर पूछ लेता है दोनों की कॉस्ट अलग अलग निकालिए, जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन करिए, इसका मतलब मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसको बाई प्रोडक्ट ट्रीट ही नहीं करना है। क्या ट्रीट करना है? जॉइंट प्रोडक्ट।
आप कहेंगे ऐसा क्यों, फिर बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, वो अपन आज देखेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे जब बाई प्रोडक्ट के मेथड्स की, तो उसके अंदर भी ये पॉइंट आएगा। कई बार बाई प्रोडक्ट जो होता है ना, वो मेन प्रोडक्ट से भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। ठीक है, कोल माइंस होती है ना, वहाँ मेन प्रोडक्ट तो कोल ही होता है। आप कहीं कभी कभी हीरे भी निकल जाते हैं। ठीक है, तो कहने के लिए तो भले ही वो क्या है, बाई प्रोडक्ट। मन में रोज़ यही रहता है कि आज कोयला नहीं हीरा मिल जाए तो ठीक है। ओके, तो अंडरस्टैंड मैनी अ टाइम्स द बाई प्रोडक्ट, कहने के लिए वो बाई प्रोडक्ट है, बट एट टाइम्स इट बिकम्स मोर वैल्यूएबल दैन जॉइंट प्रोडक्ट्स। और सीधा सीधा अगर मैं बात करूं फिनेंशियल टर्म्स में, अगर वो सिग्निफिकेंट है तो काहे का बाई प्रोडक्ट है। भाई बाई प्रोडक्ट तो ये होता है ना जिसकी आप चिंता नहीं करते, हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, अपने कौन सा नुकसान हो जाएगा। पर बाई प्रोडक्ट भी थोड़ी क्वांटिटी कम ज़्यादा होता है, आप एकदम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हो। इस मतलब कहने के लिए भले ही आपने उसको बाई प्रोडक्ट कह रखा है, बट इट इज़ एज गुड एज मेन प्रोडक्ट। कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में केमिकल रिएक्शन से ऑक्सीजन जनरेट होती है, कहने के लिए तो उनका क्या है, बाई प्रोडक्ट। हाँ, पर पिछले साल हाँ बाकी केमिकल को तो फेंक दे, ऑक्सीजन दे दे। तो अंडरस्टैंड दैट बिकम अ मेन प्रोडक्ट एट टाइम्स। तो पिछले साल की बात कर रहा हूँ ना भाई, ऑक्सीजन की कितनी डिमांड थी। तो अंडरस्टैंड द बाई प्रोडक्ट, कहने के लिए बाई प्रोडक्ट हो सकता है, बट इट मे बी एज गुड एज अ मेन प्रोडक्ट। और जब उसको एज अ मेन प्रोडक्ट मैं ट्रीट करता हूँ तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेरे लिए जॉइंट प्रोडक्ट है। इसलिए मैं उसकी भी कॉस्ट निकालूंगा, मेन प्रोडक्ट की भी कॉस्ट निकालूंगा। मतलब मैं इसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाई प्रोडक्ट नहीं बोलूँगा। ओके भाई, नाम उसका भले ही क्या है, बाई प्रोडक्ट, पर अकाउंटिंग के लिए उसका ट्रीटमेंट जॉइंट प्रोडक्ट की तरह होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, या इस सोल्यूशन के बाद एक नोट लगा दो। दो क्वेश्चन एज नेम्ड प्रोडक्ट बी एंड सी, दो क्वेश्चन एज नेम्ड प्रोडक्ट बी एंड सी एज बाई प्रोडक्ट, but at the same time it has required to apportion joint cost. But at the same time it has required, the question की requirement है to apportion joint costs. So B and C are treated as joint products. B and C are treated as joint products rather than बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसलिए B और C बाई प्रोडक्ट नहीं, क्या कहलाएंगे, जॉइंट प्रोडक्ट्स रादर देन बाई प्रोडक्ट्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, JB Limited produces 4 joint products A, B, C, D, all of which emerge from processing of one raw material. एक ही raw material से 4 products बनते हैं. The following are the relevant data. Production for the period, joint product A, B, C, D, number of units, selling price per unit. तो quantity दी हुई है, price दी हुई है, sales value आ जाएगी. The company budgets for a profit of 10% of sales value. The other estimated costs are carriage inwards, direct wages, manufacturing overheads, admin overheads. We are required, point A, calculate the maximum price that may be paid for raw material. मैक्स का क्वेश्चन बना दिया कि रॉ मटेरियल के कितने पैसे दे सकते हैं. क्वेश्चन ने दे दिया है 4 प्रोडक्ट हैं,
इतनी क्वांटिटी होगी, इतनी सेल होगी, प्रॉफिट हमको कितना कमाना है वो दे दिया। अच्छा, सेल और प्रॉफिट अगर दे दिया, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट में से रॉ मटेरियल के अलावा बाकी सब खर्चे दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल का कितना पैसा दिया जा सकता है, बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। तो कुल मिला के तो आप कहेंगे जॉइंट कॉस्ट का चैप्टर का क्वेश्चन थोड़ी हुआ। फिर बी पार्ट, प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट allocating all cost based on first number of units and second sales value। हाँ जी, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बनाना है। मतलब ए पार्ट तो मैक्स का क्वेश्चन हो गया, रॉ मटेरियल के लिए कितना पैसा दे सकते हैं वो निकालो। बी पार्ट में जाकर के हाँ 2 मेथड से जॉइंट कॉस्ट अपॉर्चुनेट पूछ दिया, एक तो यूनिट्स, दूसरा सेल्स। तो शुरू करिए भाई। ए पार्ट, calculation of maximum price for raw material। प्रोडक्ट ए, बी, सी और टी। हाँ जी, कितने कितने हैं? 500, 900, 400, 200। सेलिंग प्राइस इज 18, 8, 4, 11, 9,000, 7,200, 1,600। टोटल लगाइए। हाँ जी, 20,000 बराबर लेस नेट प्रॉफिट, हाँ 10% ऑफ सेल्स, 2,000 रुपये। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट जो मैं मैक्सिमम अलाउ कर सकता हूँ भाई। कॉस्ट 18,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉफिट अर्न नहीं होएगा। नाउ लेस कॉस्ट्स अदर देन रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल के अलावा क्या क्या कॉस्ट लग रही है? सो देखिए, कॉस्ट अदर देन रॉ मटेरियल में यू हैव कैरेज 1,000, wages 3,000, manufacturing overheads 2,000, admin overheads 10% of sales 2,000। तो मैक्सिमम रॉ मटेरियल हम कितना पैसा दे सकते हैं भाई? 10,000। अब सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है जॉइंट कॉस्ट का अपॉर्शनमेंट करो। हाँ, जॉइंट कॉस्ट है कितनी? यही तो 18,000 भाई। 10,000 रॉ मटेरियल का और ये खर्चे भी कौन से अलग अलग दिए हैं प्रोडक्ट वाइज, कंबाइंड ही है। तो 10 और 8 कितना हो गया? 18,000। एक बार तो यूनिट्स के रेशियो में बांटना है, दूसरी बार सेल्स वैल्यू के रेशियो में। सो नेक्स्ट बी पार्ट, अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट रुपीज़ 18,000। अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट रुपीज़ 18,000।
हाँ जी, तो दोनों मेथड साथ में हो जाएंगे। हाँ, यूनिट्स का रेशियो तो हमारा हो गया 500, 900, 400, 200। हाँ, इसमें 18,000 को बांटना है। हाँ, वैल्यू इज 9,000, 7,200, 1,600, 22,000, 20,000। हाँ, ये कितना? 648। ठीक है। अब देखिए, इन दोनों मेथड्स में फ़र्क सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आउटपुट मेथड में प्रोडक्ट ए को जॉइंट कॉस्ट सिर्फ 4,500 का हिस्सा मिला, जबकि यहाँ पे 8,100 का। आपका इतना फ़र्क क्यों? ए की क्वांटिटी तो 500 ही थी, बी की बेचारे की क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो यहाँ पे बी को हिस्सा बहुत ज़्यादा मिला, जबकि वैल्यू वाइज ए की सेलिंग प्राइस 18 रुपये, टोटल वैल्यू हाईएस्ट है 9,000। तो ए की जब सेल्स वैल्यू हाईएस्ट है, भाई आपने कॉमन खर्चा किया, उसे 4 प्रोडक्ट बने और एक की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसको जॉइंट कॉस्ट का हिस्सा भी ज़्यादा दिया जाना चाहिए, पर वो आउटपुट मेथड ये चीज़ कंसिडर नहीं करता। इसीलिए अब देखिए, अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं आउटपुट मेथड से, हाँ सेल तो यही है 9,000, 7,200। अब प्रोडक्ट ए बी सी डी की ये कॉस्ट है, बी में 8,100 की कॉस्ट आई, सेल है 7,200, तो आउटपुट मेथड के हिसाब से बी वाले प्रोडक्ट में क्या दिखेगा? लॉस। आप कहें अरे ये प्रोडक्ट तो बनाना ही नहीं चाहिए, तो आप कहें यहाँ सही बात है, बंद कर दो। जॉइंट प्रोडक्ट में पॉसिबल नहीं है। जॉइंट का मतलब क्या है? चारों बनेंगे ही बनेंगे। आप सोचो कि एक बंद कर दूं दूसरा बढ़ा दूं, वो पॉसिबल नहीं। अगर वो पॉसिबल होता तब तो आप चारों प्रोडक्ट बनाते ही नहीं, एक ही प्रोडक्ट बनाते जो सबसे ज़्यादा सेल जनरेट करके देता हो। तो अंडरस्टैंड, आउटपुट मेथड में ये प्रॉब्लम और होगी, किसी प्रोडक्ट में लॉस आएगा, किसी में प्रॉफिट आएगा। और एनआरवी मेथड या सेल्स वैल्यू वाले मेथड में ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। क्यों? क्या आपने सेल्स के रेशियो में ही खर्चा अगर बांटा है तो सबका इवन जीपी रेट भी क्या होगा? सेम। जैसे 9,000 में 8,100 खर्चा, प्रॉफिट कितना हुआ? 10%। इसमें 7,200 में 6,480 खर्चा, प्रॉफिट कितना होगा? 10%। क्योंकि सेल्स के रेशियो में अगर कॉस्ट बांटते हो तो प्रॉफिट भी सेल्स के रेशियो में ही आएगा, मतलब द प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट विल ऑलवेज बी सेम फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। आप कहेंगे सब में प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी, ये नहीं किसी में लॉस आ रहा है किसी में प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A chemical company produces 2 products known as C15M16 from a common process. The total cost of common process in June amounted to 8,500. Output was 100 kgs of C15, 150 kgs of M16. Sales during June was 80 kgs of C15 at 7,200 rupees, 120 kgs of M16 for 9,600। हाँ, तो आउटपुट तो 100-150 किलो था, बेचा कितना है? 80 और 120, बाकी का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। There was no opening stock and no scrap. Both products have to undergo further processing before they can be sold। अच्छा, ये जो सेल वैल्यू दी है ये स्प्लिट ऑफ वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन अगले सेंटेंस में कह रहा है कि दोनों प्रोडक्ट्स को बेचने से पहले फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है, यानी ये जो सेल्स वैल्यू है ये फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाली है। द सेपरेट कॉस्ट related to total output from the process and other information are as follows। C15M16 का फर्दर प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा ये लगता है,
एडमिन ओवरहेड्स इतने हैं, S&D ओवरहेड्स भी इतने हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू अपॉर्शन जॉइंट कॉस्ट यूजिंग नेट रिलेटिव सेल्स वैल्यू बेसिस। हाँ, नेट रिलेटिव कहो, नेट रियलाइजेबल कहो, एक ही चीज़ है। तो NRV मेथड से जॉइंट कॉस्ट का अपॉर्शनमेंट करना है। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जून। वो कल अपन ने जो बनाया था सेम वैसे ही हो जाएगा। क्यों कि यहाँ प्रोडक्शन क्वांटिटी तो 100 और 150 है, बेचा कितना है 80 और 120, ठीक है। हाँ जी, NRV मेथड, फाइनल सेल्स वैल्यू दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें कम करनी होती है उसमें, 3 चीज़ें, एक प्रॉफिट, सेपरेट कॉस्ट, S&D कॉस्ट। हाँ, प्रॉफिट इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, फर्दर सेपरेट कॉस्ट दी हुई है, S&D ओवरहेड्स भी दिया हुआ है, तो चलिए वो तो माइनस हो ही जाएगा। हाँ, अभी शुरू करिए। अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट डैश NRV मेथड। दो ही प्रोडक्ट है ना, हाँ जी, C15 M16। अब हाँ 2 मिनट रुक जाइएगा। सेल्स वैल्यू आपको दी हुई है, C15 की कितनी है भाई, 7,200 रुपये। इसमें से फर्दर कॉस्ट S&D एक्सपेंसेस माइनस कर दूं, बस NRV आ जाएगा। प्रॉफिट तो है नहीं ना क्वेश्चन में, प्रॉफिट होगा तो ही माइनस कर पाएंगे। प्रॉफिट का परसेंटेज अगर नहीं दिया हुआ है हम कुछ नहीं कर सकते, है जी। हाँ, ये जो सेल्स वैल्यू हमको लेनी है, ये जितने यूनिट्स बेचे हैं उसकी लेनी है या जितने यूनिट्स बने हैं उसकी लेनी है जी। जो बेचे हैं वो या जो बने हैं वो, क्यों लास्ट में आप NRV निकालोगे और फिर उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट बांटोगे। वो जॉइंट कॉस्ट जो माल बेचा है उसकी लगी है या जो बनाया है उसकी लगी है, जो बनाया है। इसका मतलब ये सेल्स वैल्यू जितने यूनिट्स बेचे हैं उसकी नहीं चाहिए, ये टोटल आउटपुट की चाहिए। सेलेबल वैल्यू क्या है, फाइनली देखिए आप जॉइंट कॉस्ट बांट रहे हो, जो यूनिट्स बने हैं उसकी जॉइंट कॉस्ट है। तो ऑब्वियसली चाहे मैं सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाला मेथड यूज़ करूँ, चाहे फाइनल सेल्स वैल्यू वाला मेथड यूज़ करूँ, चाहे NRV वाला मेथड यूज़ करूँ, उसमें सेल्स वैल्यू जो होगी वो जो यूनिट्स बेचे हैं उसकी कभी नहीं होगी। इट विल ऑलवेज बी एंटायर प्रोडक्शन क्वान्टिटी। तो इसका मतलब ये जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और ये भी माइनस करनी है, ये भी जो यूनिट्स बेचे हैं उसकी नहीं, जो बनाए हैं उसकी। हाँ, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो बेचा है उसकी है कि बनाया है उसकी है। लिखा हुआ है क्वेश्चन ने, नहीं लिखा हुआ है? मेरे को तो पढ़ा है, मैं आया था लिखा हुआ था। लिखा हुआ भी है ना, सेपरेबल कॉस्ट रिलेटेड टू टोटल आउटपुट। अच्छा, नहीं भी लिखा हो, फर्दर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वर्ड अगर यूज़ हुआ है तो ऑब्वियसली जितने यूनिट्स बनाए हैं उसके लिए होगा, ठीक है। तो इसलिए शुरू करिए भाई। अब हाँ, हेडिंग लगा दिया था। तो लिखो टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी। हाँ, कितने कितने बनाए भाई, 100 और 150। फाइनल सेलिंग प्राइस पर केजी। हाँ, हमने C15 के 80 किलो बेचे हैं 7,200 रुपये में। कितना हो गया भाई, 90 रुपी। 7,200 डिवाइडेड बाई 80। और ये कितने में बेचा है भाई, 1880। कितने रुपए में सेल हुई है, 9,600। कितने, 120 kg। ओके, सो दिस बिकम्स योर फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ
प्रोडक्शन क्वांटिटी, हाँ मैं जान करके वापस लिखवा रहा हूँ, ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना 9,000 12,000 लेस एस्टिमेटेड प्रॉफिट, हाँ डैश डैश क्योंकि दिया हुआ नहीं है, लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, हाँ वो दी हुई कितनी 3,200 5,100 लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, हाँ वो कितना है 200 और 150. So this becomes your NRV. 5,600 6,700 नाउ जॉइंट कॉस्ट कितनी लगी है भाई 8,500, हाँ उसको 5,600:6750 मान दो भाई. एस्टिमेटेड प्रॉफिट के आगे ब्रैकेट में लिख देना नॉट गिवन, ताकि वो कंफ्यूजन नहीं करें. हाँ कितना 385,44646. अब जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट वाला काम भी करना है, शुरू करिए. हाँ सॉरी, जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट का कॉस्ट शीट बनानी है, शुरू करिए. कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट C15 M16. जॉइंट कॉस्ट 38544646. फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ध्यान दीजिए ये भी मैन्युफैक्चरिंग का ही खर्चा है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ जॉइंट कॉस्ट ही नहीं आएगी, फर्दर कॉस्ट भी आएगी. कल जो क्वेश्चन किया था उसमें शायद फर्दर प्रोसेसिंग का पॉइंट नहीं था ना, उसमें फर्दर नहीं, उसमें S&D एडमिन नहीं था, फर्दर प्रोसेसिंग नहीं था. अब आप कहेंगे C15 M16 फर्स्ट प्रोसेस में अलग हुए, फिर अलग अलग प्रोसेस में और उस पर खर्चा किया, तो टोटल C15 M16 का जो फिनिश गुड्स है उसमें सिर्फ ये खर्चा ही नहीं जुड़ेगा, फर्दर प्रोसेसिंग वाला खर्चा भी जुड़ेगा. कितना 3,200 5,100. हाँ जहाँ तक एडमिन S&D है वो तो कभी जुड़ता ही नहीं है, तो दिस बिकम्स माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 70549746 लेस क्लोजिंग स्टॉक. हाँ C15 100 किलो बनाया 80 बेचा, क्लोजिंग स्टॉक 20 किलो है. हाँ 20 किलो का वैल्यूएशन 7054 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20 1411. हाँ इसमें 9746 कॉस्ट आई है 150 किलो बनाने की, उसमें से 30 किलो स्टॉक में पड़ा है 1950. So this becomes my cost of goods sold.
हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है भाई? 56437796। फिर एडमिन SND सब जोड़ दीजिए। 6443888346। Then we have the sales balancing figure will be profit. Yes, finished. Next, question number 11. The yield of a certain process is 80% main product, 15% byproduct, 5% process loss. यानी कि इनपुट जितना करते हो 80% मेन प्रोडक्ट बनता है, 15% बाई प्रोडक्ट और 5% तो मशीन में ही रह जाता है. The material put in process 5000 units cost 23.75 per unit. हाँ, 5000 यूनिट्स मटेरियल इनपुट किया तो उसका 80% 4000 तो मेन प्रोडक्ट बनेगा, 15% 750 बाई प्रोडक्ट बनेगा और 250 लॉस हो जाएगा. एंड ऑल अदर चार्जेस आर 14,250, आउट ऑफ विच पावर कॉस्ट अकाउंट्स फॉर 33 1/3%. तो 14,250 का जो मेरा दूसरा खर्चा उसमें से 1/3 खर्चा तो पावर का है, बाकी 2/3 आप कहेंगे लेबर ओवरहेड्स दूसरे होंगे. इट इज़ ascertained पावर इज चार्जेबल एज टू मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट इन द रेशियो ऑफ 10:9. क्वेश्चन कह रहा है पावर कॉस्ट को मेन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में 10:9 के रेशियो में बांटना है. ड्रॉप अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट. अगेन नाम क्या लिखा? बाई प्रोडक्ट, पर लास्ट में पूछा गया है इसकी कॉस्ट निकालो, और बाई प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने का मतलब वो अब बाई प्रोडक्ट नहीं रहा, क्या हो गया? मेन प्रोडक्ट. तो आप कहेंगे ठीक है भाई, बाई प्रोडक्ट की कॉस्ट मतलब जॉइंट प्रोडक्ट ही हुआ. ओके, तो आपने को जॉइंट प्रोडक्ट्स वाला ही सॉल्व करना है. हाँ, तो अब मेथड कौन कौन से लगा पाऊँगा मैं यहाँ पे? देखिए टोटल मेथड है कितने हमारे? कहने को तो 6 है, 7 है रादर. देखो काउंट करो कितने हैं. 7 है, आखिरी वाला तो साइंस वालों का है, पीछे बचे 6. 6 में से हैं जी, नहीं एक मिनट, 6 में से कितने मेथड सेल्स पे डिपेंडेंट है? देखो अच्छे से, 4 मेथड सेल्स पे डिपेंडेंट है. ओके, क्यों कि आपका सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पे भी वो चाहिए, एनआरवी में भी चाहिए, फाइनल सेल्स में भी चाहिए, कंट्रीब्यूशन में भी चाहिए. तो हमारे 4 मेथड सेल्स पे डिपेंडेंट है, और पहले वाले 2 मेथड जो हैं उनका सेल्स से कोई लेना देना नहीं है. हाँ, अब इस क्वेश्चन में आपके पास 6 मेथड में से कौन कौन से अवेलेबल हैं? अच्छा, पहले 2 मेथड प्रैक्टिकली तो एक ही मेथड है, ठीक है. हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में, क्या मैं सेल्स वाला जो अच्छा वाला मेथड है लगा सकता हूँ? आप कहेंगे सेल्स नाम की कोई डिटेल नहीं दी है, ना तो स्प्लिट ऑफ वाली, ना फर्दर प्रोसेसिंग वाली, ना कुछ, तो सेल्स वाला मेथड तो लग ही नहीं सकता.
अब जब नहीं लग सकता तो मेरे पास तरीका सिर्फ क्या बचा है, आउटपुट वाला मेथड। अब आप कहेंगे आउटपुट वाले में भी क्वेश्चन कह रहा है ना पावर कॉस्ट को इस रेशियो में बांटो। हाँ क्वेश्चन भगवान है, वो अलग हो गया। बाकी के खर्चे को क्या करूँ मैं, बाकी के खर्चे को भी सेल्स रेशियो में बांट नहीं सकता, मुझे कौन से रेशियो में बांटना पड़ेगा, आउटपुट के रेशियो में। तो शुरू करिए, नोट लगाओ। सिंस इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स इज नॉट गिवन, since information about sales is not given, so joint cost other than power cost, joint cost other than power cost has been apportioned, joint cost other than power cost has been apportioned on output method, on basis of output method, joint cost। क्या हो गया, पीछे छूट गया, फास्ट बोल दिया बहुत, आपने लिखना लेट शुरू किया। क्या बोला था मैंने भाई, since information about sales value is not given, so joint cost other than power cost has been apportioned on basis of output method। हाँ जी, now joint cost, raw material, हाँ 5000 यूनिट्स इंटू 23.75, हाँ कितना भाई, 1,18,750। अदर कॉस्ट एक्सक्लूडिंग पावर कॉस्ट, हाँ टोटल खर्चा कितना है, 14 इंटू 2/3 कर दूँ, 9,500। सो कितना हो गया भाई टोटल, 1,28,250। हाँ जी, पावर कॉस्ट 14,250 का 1/3। देखिए पावर कॉस्ट अलग करने का कारण, ये 1,28,250 तो मैं आउटपुट के रेशियो में बांट दूंगा, और ये वाला जो खर्चा है वो 10:1 जैसा क्वेश्चन कह रहा है। हाँ जी, ना आउटपुट मेन प्रोडक्ट, हाँ 5,000 का 80% 4,000, बाई प्रोडक्ट 5,000 का 15% 750। हाँ बी वेरी क्लियर, आउटपुट 5,000 नहीं है, 4,750 है। आप कहें ये इस खर्चे को अब जब मुझे बांटना है तो रेशियो 4,000:750 काम आएगा, 4,000:750:250 नहीं है। ये नहीं इन तीनों बांट देता ना 250, लॉस भी तो हुआ है। अगर मैं 250 की कॉस्ट भी निकालता हूँ, इसका मतलब मैंने उसको क्या मान लिया, एबनॉर्मल लॉस। और जब क्वेश्चन कह रहा है कि ये आउटपुट ऐसे ऐसे आता है, इसका मतलब वो जो 5% है वो नॉर्मल लॉस है, और नॉर्मल लॉस में अपन क्या करते हैं, क्वांटिटी कम करके रेट बढ़ा देते हैं। तो ये कॉस्ट 5,000 की नहीं, किसकी हो गई, 4,750 की। नाउ कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट, तो देखिए जॉइंट कॉस्ट एक्सक्लूडिंग पावर, हाँ 128,250 इंटू 750 डिवाइडेड बाई 4,750। तो 1,28,250 4,750 किलो में बांटनी है यूनिट्स में, उसमें 750 जॉइंट बाई प्रोडक्ट है। हाँ कितना हुआ भाई, 20,250। हाँ पावर कॉस्ट इज 4,750। हाँ 10:9 है ना, क्या है 10:9 है, तो 9/19, हाँ
10:9 में 10 तो मेन प्रोडक्ट हुआ, 9 बाई प्रोडक्ट हुआ, तो 9/19 2250। तो ये जॉइंट कॉस्ट हो गई आपकी, ठीक है। हाँ बोलिए। क्वेश्चन ने लिखा हो ना, पावर को 10:9 में बांटना है, बाकी को तो मेथड जो है अपने पास 6 मेथड है, उसमें जो सेलेक्ट करो आप। भाई मेथड जो दिए हैं वही काम लेने। क्वेश्चन ने कह दिया पावर को इस खर्चे को इस रेशियो में बांट दो, तो वो अलग हो गया। बाकी के सब खर्चे को तो जो मेथड्स हैं उसमें सेल्स वाले मेथड इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेल्स दी हुई नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ आउटपुट मेथड। तो आप फिजिकल क्वांटिटी की रेशियो में जब बांटूंगा तो क्वांटिटी तो 2 ही चीज़ें की बनी है, तो इस रेशियो में इस खर्चे को बांट दिया। पावर कॉस्ट का रेशियो दिया है, कहाँ लिखा हुआ है? 10:9 सेल्स का रेशियो। क्या कब बोला भाई? मैं बोला सेल्स होती तो सेल्स रेशियो लगाते, है ही नहीं, तो 4 मेथड तो एप्लीकेबल ही नहीं है। बचा आपके पास सिर्फ एक ही मेथड। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? इट इज़ असर्टेन्ड पावर इज चार्जेबल टू मेन एंड बाई प्रोडक्ट इन द रेशियो ऑफ 10:9। सेल्स का रेशियो नहीं है ना, ठीक है भाई, कंप्लीटेड। अब हाँ, again listen carefully, we have not treated it as byproduct, again we have treated it as joint product। तो आप कहेंगे बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन, बस अब नेक्स्ट बाई प्रोडक्ट फिर थ्योरी पढ़ेंगे बाई प्रोडक्ट की। देखिए क्वेश्चन 12, प्रोसेस ए produces a main product M and a byproduct B. Byproduct B is also processed further before it can be sold। क्वेश्चन कह रहा है बाई प्रोडक्ट को भी हमको थोड़ा और प्रोसेस करना पड़ता है फिर जाके बिकता है। भाई देखिए ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जो भी बाई प्रोडक्ट बनते हो एज इट इज़ बिक जाएँ। जैसे ही अलग हुआ बस हाथ बिक जाए, हो सकता है उसको भी बेचने लायक बनाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है। अब ड्यूरिंग अगस्त फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द प्रोसेस। जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट 12,150 लगी है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, S&D का खर्चा। अब 2 प्रोडक्ट हैं M और B। मेन प्रोडक्ट M है, बाई प्रोडक्ट B है। प्रोडक्शन इन यूनिट्स 12,000 1,000, उसमें से बेचा कितना है? 10 और 900। सेलिंग प्राइस इज़ 1.5 एंड 0.2। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन लिखा था ना, बाई प्रोडक्ट को थोड़ा और प्रोसेस करना है, 5 पैसे का खर्चा आता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट showing profit for the period assuming net realizable value of byproduct। हाँ, बाई प्रोडक्ट की जो NRV है, net realizable value is shown as deduction from cost। ये अपन ने जो कल बात करी कि बाई प्रोडक्ट की क्या करो, जो भी वैल्यू है उसको जॉइंट कॉस्ट में से मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस कर दो, तो आपके मेन प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट लगी है उसमें से बाई प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। पर यहाँ पे क्वेश्चन है बाई प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू वर्ड यूज़ नहीं करके क्या लिखा है? NRV। उसका रीज़न भी है, बाई प्रोडक्ट 20 पैसे में बिकता है, पर वो 20 पैसे वसूल करने के लिए आपको 5 पैसे का क्या करना पड़ता है? खर्चा करना पड़ता है। यानी कि जो हमने जॉइंट खर्चा किया है उससे बाई प्रोडक्ट के 20 पैसे नहीं मिलते हैं। भाई अल्टीमेटली देखिए बाई प्रोडक्ट की वैल्यू को जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करने का लॉजिक क्या है कि आपने जो भी रॉ मटेरियल लेबर पे खर्चा किया उससे प्रोडक्ट 1 नहीं 2 बने। दूसरे प्रोडक्ट की आपने कहा कोई हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर उससे जो पैसा मिला है उतनी तो मेरे मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? रिड्यूस होनी चाहिए। पर ये जो पैसा मिला है ये 20 पैसे कब मिले हैं? 5 पैसे का खर्चा करके। तो इफेक्टिवली जो मैंने ये कॉमन खर्चा किया है इससे इस बाई प्रोडक्ट की वैल्यू 20 पैसे नहीं है, प्रैक्टिकली कितनी हो गई? 15 पैसे। इसलिए हम जब बाई प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस करते हैं, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली सेल्स वैल्यू, इट इज़ ऑलवेज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो अब हमको इस क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट जो हमारी लगी है ना 12,150 रुपये, आप कहेंगे मेन प्रोडक्ट का खर्चा इतना किया पर इससे एक बाई प्रोडक्ट भी बना है, उसके जितने पैसे वसूल हो रहे हैं वो इसमें से माइनस कर देंगे, फिर जाकर के मेन प्रोडक्ट की क्या आ जाएगी? कॉस्ट। तो शुरू करिए। वर्किंग नोट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट बी। नेट
realizable value of byproduct B. तो लिखिए selling price per unit 20 पैसा, selling price per unit 20 पैसा, less further processing cost per unit 5 पैसे, NRV पर यूनिट 15 पैसे मल्टीप्लाइड बाई यूनिट्स। कौन से वाले, प्रोडक्शन वाले कि सेल्स वाले? हाँ, बी वेरी क्लियर। जो जॉइंट खर्चा लगा है, जो यूनिट्स बेचे हैं उस पे नहीं, जो बनाए हैं उस पे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्शन यूनिट्स। कितना है? 1000। तो NRV कितनी हो गई भाई? 150 रुपीज़। इसलिए मेरी जॉइंट कॉस्ट जो लगी है उसमें से आप कहेंगे 150 रुपये तो ये वसूली हो गई, बाकी का कॉस्ट मेन प्रोडक्ट का हो जाएगा। अब शुरू करिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। हाँ, मेन प्रोडक्ट का प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है। जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट 12,150 लेस NRV of by product B 150 हाँ तो ये हो गई जॉइंट कॉस्ट फॉर मेन प्रोडक्ट M लेस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, 12,000 रुपये की कॉस्ट है ये कितने यूनिट्स बनाने की? 12,000। 10 बेच दिए तो स्टॉक में कितना पड़ा है? 2,000। तो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई? 2,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,000। एडमिन ओवरहेड्स, S&D ओवरहेड्स। Cost of sales, हाँ जी, सेल्स 10,000 यूनिट्स 1.5 रुपये के हिसाब से बेचे हैं अपन ने। 15,000, प्रॉफिट 4,500। ठीक है भाई, अब थ्योरी पे आइए भाई। हाँ, थ्योरी में अपना जो NRV मेथड था ना जॉइंट कॉस्ट वाले में, उसके बाद में जो जगह दी हुई है वहाँ पे एक नोट ऐड करो। इन ऑल द अबव मेथड्स, चाहे वो सेल्स वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन हो, चाहे फाइनल वाला हो, चाहे NRV हो, इन ऑल द अबव मेथड द सेल्स वैल्यू विल बी ऑलवेज, सेल्स वैल्यू जो लेनी है वो जो माल बेचा है उसकी नहीं लेनी है, सेल्स वैल्यू विल ऑलवेज बी ऑफ
units manufactured will be of units manufactured oblique output, ठीक है। तो जो आउटपुट है उसकी सेल्स वैल्यू लेनी है, जो सेल्स क्वांटिटी है उसकी नहीं, ब्रैकेट में लिख दीजिए नॉट ऑफ एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी, नॉट ऑफ एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। अब अगले पेज पे मेथड्स ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू बाई प्रोडक्ट्स। हाँ जी, बाई प्रोडक्ट में जॉइंट कॉस्ट का हिस्सा कितना जाएगा? तो देखिए, फॉलोइंग मेथड्स मे बी अडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग ऑफ बाई प्रोडक्ट्स एंड अराइविंग एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेन प्रोडक्ट। तो कुल मिला के बाई प्रोडक्ट की हम कॉस्ट निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम कॉस्ट किसकी निकाल रहे हैं? मेन प्रोडक्ट की। और मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए अब आप कहेंगे बाई प्रोडक्ट की वैल्यू जो माइनस करनी है मुझे, वो माइनस कितनी की जाए, उसके क्या क्या तरीके हैं? पहला है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, जो भी अपन ने काम में लिया। द रियलाइजेशन ऑन डिस्पोजल ऑफ बाई प्रोडक्ट may be deducted from total cost of production so as to arrive at the cost of main product. When the byproduct requires some additional processing and expense are incurred in making it sellable to the best advantage of the concern, the expenses so incurred should be deducted from total value realized from sale of byproduct, and only the net realization should be deducted. यही किया अपन ने, जो खर्चा लगा है वो माइनस करके नेट रियलाइजेशन माइनस कर दिया। ये एक तरीका है, या अदर ये कहूँ यही एक तरीका है जो मोस्टली हमेशा अपन क्वेश्चंस में काम में लेंगे। इसके अलावा कुछ और मेथड क्या हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट इन टेक्निकल एस्टिमेट, साइंस वालों का। ओके, इसमें क्या लिखा है? बाई प्रोडक्ट्स मे बी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो कैसे निकाली गई है? टेक्निकल एस्टिमेट से। The standard may be determined by averaging costs recorded in the past and making technical estimates of number of units of original raw material which goes into the main product and the numbers forming byproduct, or by adopting some other consistent basis. This method may be adopted when byproduct is not sellable in the condition in which it emerges, or comparative prices of similar products are not available. अब वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लो। वो स्टैंडर्ड कैसे निकालोगे? बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, कितना बाई प्रोडक्ट बनता है, कितना मेन प्रोडक्ट बनता है। फिर रॉ मटेरियल को ट्रेस करो कि हमने 100 किलो रॉ मटेरियल इनपुट किया, मेन प्रोडक्ट तो 80 किलो ही बना, बाई प्रोडक्ट भी 12-15 किलो है, तो इतना रॉ मटेरियल तो इसके अंदर गया है। कुल मिला के वो सब मातापची करके आप उसकी कॉस्ट निकालने की कोशिश करो, और वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से बाई प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस कर दी जाएगी। हाँ, अपने क्वेश्चंस में कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट, कंपैरेटिव प्राइसेस, ये अच्छा का कॉन्सेप्ट है। अंडर दिस मेथड वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट इज असर्टेन विद रेफरेंस टू प्राइस ऑफ सिमिलर और अल्टरनेटिव मटेरियल। कई बार क्या होता है, आप कहते हो हम ये बाई प्रोडक्ट तो बेचते ही नहीं हैं, कि हमारे हो सकता है फैक्ट्री में ही काम आ जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, ऑक्सीजन इज़ अ बाई प्रोडक्ट। आपने कहा हम ऑक्सीजन को बेचते नहीं है, इन हाउस ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, मे बी किसी दूसरे फर्नेस में ये वो, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन को अगर आप बेचते ही नहीं हो तो आप कहेंगे फिर तो कोई सेल वैल्यू ही नहीं मिल रही, एनआरवी मेथड क्यों लगाऊं? तो ये थ्योरी कहते हैं कि भाई माइनस तो करना ही पड़ेगा। अब आपकी एक्चुअल सेल वैल्यू है तो कोई बात नहीं है तो आप वैसा ही ये बाई प्रोडक्ट मार्केट में आज कितने में मिलता है, कंपैरेटिव प्रोडक्ट मार्केट में क्या वैल्यू का है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू डिटरमाइन करके क्या करो, माइनस करो। तो ये नहीं है कि खुद का ही तो माल है, अब क्या उसकी कॉस्ट निकालनी, क्या वैल्यू निकालनी। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा आएगी, वो ज़्यादा आने पे हो सकता है आप उसकी प्राइसिंग भी ज़्यादा रखोगे, आप कहीं उल्टा अच्छा ही है ना, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, पता चला ग्राहक ही नहीं आ रहा है। ओके, सो देयरफॉर कॉस्टिंग में सब माथापच्ची तो करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, रीयूज बेसिस, सेम वही पॉइंट। इन सम केसेस द बाई प्रोडक्ट मे बी ऑफ सच अ नेचर इट कैन बी रीप्रोसेस्ड इन द सेम प्रोसेस एज पार्ट ऑफ इनपुट।
In this case, the value put on the byproduct should be same as that of the material introduced in the process. कई बार क्या होता है, जो बाई प्रोडक्ट जनरेट हुआ वो रॉ मटेरियल के जैसा ही होता है. आपने कहा वापस क्या करो, रीयूज़ कर लो, वापस मशीन में डाल दो मटेरियल की तरह. तो वो जो बाई प्रोडक्ट है वो आपके रॉ मटेरियल की रेट पे क्या होना चाहिए, वैल्यू. तो अगर उसको रीयूज़ करते हो तो रीयूज़ वाली जो वैल्यू है उस केस पे. इफ़ हाउएवर the byproduct can be put into an earlier process only, the value should be same as for the material introduced in the process. वही रॉ मटेरियल की रेट पे कंसिडर कर लीजिए. अब ये सब बातें तो हो गई. अब इश्यू अराइजेस, ये बाई प्रोडक्ट है कि नहीं है वो कैसे आइडेंटिफाई करें. तो देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट व्हेन दे आर ऑफ स्मॉल टोटल वैल्यू. बाई प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं के बराबर. आपने कहा कहाँ 150 रुपये, कहाँ 15,000 रुपये, इसके सामने इसकी वैल्यू क्या है, इनसिग्निफिकेंट है. व्हेन द बाई प्रोडक्ट आर ऑफ स्मॉल टोटल वैल्यू, द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम देयर सेल मे बी डेल्ट विथ in any one of the two ways. Sale value of byproduct may be credited to costing P&L account directly. No credit be given in cost accounts. The credit in costing P&L here is treated as either as miscellaneous income or additional sales value. आप कहेंगे मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस ही मत करो क्योंकि बहुत इनसिग्निफिकेंट है. माइनस कर भी दोगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं, और नहीं भी करोगे तो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आता है. और दूसरा जो अपन ने किया, सेल प्रोसीड्स ऑफ बाई प्रोडक्ट मे बी ट्रीटेड एज डिडक्शन फ्रॉम टोटल कॉस्ट. सेल प्रोसीड्स इन फैक्ट शुड बी डिडक्टेड ईदर फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट और फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स. अब दो ऑप्शन. आप कहेंगे सेल वैल्यू यहाँ माइनस करूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से, या कॉस्ट ऑफ सेल के वक्त माइनस करूँ. ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या रखा है, दोनों ही ऑप्शन है. अब थोड़ा सा अपन कॉस्ट शीट वापस से याद करें. कॉस्ट शीट में भी कुछ माइनस होता था, दो जगह माइनस होता था. एक तो रॉ मटेरियल में से स्क्रैप वैल्यू, और एक और जगह माइनस होता था ना. देखो किताब में क्या कॉस्ट शीट नहीं है, हैं इस किताब में नहीं है, फर्स्ट वॉल्यूम में रह गया. हाँ है जी. याद आ रहा है कुछ. प्राइम कॉस्ट शुरुआत से चलते हैं ना भाई, रॉ मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते थे, प्लस माइनस WIP क्या आ जाता था, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट. तो WIP से पहले आता था वर्क्स कॉस्ट, प्लस माइनस करने के बाद वर्क्स कॉस्ट. फिर क्या जोड़ता था, 4-5 चीज़ें थी. एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, R&D, प्राइमरी पैकिंग, QC का खर्चा, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट. ठीक है, मटेरियल की स्क्रैप वैल्यू तो स्टार्टिंग में ही लेस हो जाती थी. अब जो आउटपुट के टाइम में बाई प्रोडक्ट आया वो माइनस करते थे. अपन भी वही कर रहे हैं, माइनस करके ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हैं. तो ये ट्रीटमेंट कॉस्ट शीट के हिसाब से भी सही है. यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, आप यहाँ के बजाय यहाँ पे भी माइनस कर सकते हो. ठीक है, इट कैन बी डन. हाँ, पर उस केस में एक चीज़ सुनिएगा, वैसे क्वेश्चन में कभी आया नहीं है. हाँ, यहाँ मेथड परमिट करता है. फिर यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँगा ना तो 1000 यूनिट्स इंटू 15 पैसे 150 रुपये था अपना. ये यहाँ पर 900 इंटू 15 पैसे ही होगा. आपने 900 कहाँ से लाया, उस क्वेश्चन में था ना बाई प्रोडक्ट इतना ही बेचा है. क्यों कि जब आपने बाई प्रोडक्ट को यहाँ माइनस नहीं किया और ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया तो बाई प्रोडक्ट की जब कॉस्ट माइनस नहीं करी तो क्लोजिंग स्टॉक जो मेन प्रोडक्ट है उसमें आप कहेंगे इनडायरेक्टली वो बाई प्रोडक्ट का भी थोड़ा अमाउंट क्या है, वैल्यू बढ़ी हुई है. तो अब जब बाई प्रोडक्ट को मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में से कुछ भी प्लस माइनस करूँगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो हर चीज़ हमेशा क्या होती है, सेल्स क्वांटिटी. तो फिर जितना बाई प्रोडक्ट बेचा है उसी की वैल्यू कम होगी. बाकी का जो बाई प्रोडक्ट स्टॉक में पड़ा है वो जब अगली बार बेचूंगा तो उस वक्त उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. पर ठीक है, क्वेश्चंस में काम आता नहीं है. बाई डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं कह रखा है, हमेशा हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से क्या करेंगे, माइनस. अब नेक्स्ट थिंग,
व्हेन द बाई प्रोडक्ट्स आर ऑफ कंसिडरेबल सेल्स वैल्यू, आपने कहा भाई इनकी तो सेल्स वैल्यू काफ़ी बड़ी है। व्हेन बाई प्रोडक्ट्स आर ऑफ कंसिडरेबल टोटल वैल्यू दे मे बी रिगार्डेड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स रादर देन बाई प्रोडक्ट्स। फिर आप उनका नाम बाई प्रोडक्ट बोलो ही मत, क्यों इज्जत ख़राब कर रहे हो, ठीक है। दे आर जॉइंट प्रोडक्ट्स। और अपन ने जो पहले 2 क्वेश्चंस किए थे जिसमें नाम था बाई प्रोडक्ट पर अपन ने कॉस्ट निकाली, तो इसका मतलब अपन ने उसको बाई प्रोडक्ट नहीं माना है, क्या माना है, जॉइंट प्रोडक्ट्स। ओके, व्हेन दे रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, in this case NRV of byproduct at split off point may be arrived at by subtracting further processing cost from realizable value। तो ये तो अभी अपन ने क्वेश्चन ने किया ही था। हाँ, कुल मिला के बाई प्रोडक्ट में रूल क्या रखना है याद, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है कॉस्ट में से माइनस होगा, सिग्निफिकेंट वैल्यू है बाई प्रोडक्ट मानना ही नहीं है, उसको जॉइंट प्रोडक्ट मानना है। अब क्वेश्चन जब कह दें बाई प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट निकालो, इसका मतलब वो मेरे लिए बाई प्रोडक्ट है ही नहीं, वो क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट, नाम भले ही उसका कुछ भी दिया। और जब क्वेश्चन कहते हैं कि बाई प्रोडक्ट है, इसकी कॉस्ट को मेन प्रोडक्ट में से माइनस करना है, इसका मतलब वो बाई प्रोडक्ट हुआ। हाँ देखिए, खास फ़र्क समझिए, जब मैं उसको बाई प्रोडक्ट मानता हूँ ना, मैं उसकी कॉस्ट नहीं निकालता, रादर उसकी सेल वैल्यू को ही माइनस कर रहा हूँ। सेल्स वैल्यू मतलब एनआरवी सीधी माइनस हो रही है, उसकी कॉस्ट निकालने की कोई मेहनत नहीं हो रही है, ना तो मैं आउटपुट मेथड लगा रहा हूँ, ना सेल्स वैल्यू मेथड लगा रहा हूँ, कुछ नहीं। पर जब मैं उसको जॉइंट प्रोडक्ट मानूंगा तब आप भूल जाओगे बाई प्रोडक्ट की थ्योरी क्या कहती है। फिर तो प्रोडक्ट ए भी मेन प्रोडक्ट है, बी भी मेन प्रोडक्ट है, नन ऑफ देम आर बाई प्रोडक्ट। अब फिर मेरे जो भी मेथड्स हैं उसमें जो लगाना है लगा दीजिए, ठीक है, नथिंग टू रीड अबाउट बाई प्रोडक्ट। इसलिए बाई प्रोडक्ट का जो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो तभी अप्लाई होगा जब उसकी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट हो और क्वेश्चन उसको बाई प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करने का बोले। क्वेश्चन नाम कुछ भी दे दे, उससे वो बाई प्रोडक्ट नहीं रहेगा। क्वेश्चन ने ट्रीटमेंट क्या पूछा है, दैट विल डिसाइड कि वो जॉइंट प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्या हुआ, अभी तो 12 ही बजी है, 1 बजे है ना, तो चैप्टर कौन सा ख़त्म करा रहा हूँ मैं, 5 क्वेश्चन ही बाकी है, अब चैप्टर शुरू हो रहा है। क्वेश्चन 13, बस एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। अ कंपनी ऑपरेट्स अ केमिकल प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस 4 प्रोडक्ट्स K, L, M and N फ्रॉम अ बेसिक रॉ मटेरियल। तो 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। द कंपनीज बजट फॉर द मंथ आर एज अंडर रॉ मटेरियल, इनिशियल प्रोसेसिंग वेजेस, इनिशियल प्रोसेसिंग ओवरहेड्स। तो ये मेरे जॉइंट खर्चे हो गए। अब प्रोडक्ट्स जो 4 बनेंगे उनका प्रोडक्शन इन केजीज दे दिया, सेल्स वैल्यू दे दी, एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ भी दे दिया। इसका मतलब ये जो सेल्स वैल्यू है ये कौन सी वाली है, स्प्लिट ऑफ वाली या फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाली। सेल्स वैल्यू दी है, फिर अगले कॉलम में दिया है फर्दर खर्चा ये लगता है, तो सेल्स का कॉलम पहले दिया है तो सेल्स पहले वाली है यहाँ बाद वाली है। तो देखिए अगर फर्दर प्रोसेसिंग का पॉइंट दिया हुआ है और फिर सेल्स वैल्यू भी दी हुई है तो इसका मतलब फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा होता है, तो ऑब्वियसली सेल वैल्यू फर्दर प्रोसेसिंग से पहले वाली नहीं हो सकती, बाद वाली होगी। हाँ, पर इसमें देखिए L जो है उसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा नहीं है, इसका मतलब L फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं होगा। द कंपनी प्रेजेंटली इंटेंड्स टू सेल एट स्प्लिट ऑफ विद फर्दर प्रोसेसिंग। तो आप लोग बैटरी लगा के आते हो यूँ। हाँ, now so a company presently intends to sell L at split off without further processing. Remaining products K, M and N are to be processed further and sold.
तो 3 फर्दर प्रोसेस करके बेच रहे हैं और 1 स्प्लिट ऑफ पे. However, the management has been advised it would be possible to sell all 4 products at split off without further processing, and if this course was adopted, selling price would have been. अब क्वेश्चन कह रहा है हम चाहें तो सबको यहीं बेच दो, फर्दर प्रोसेसिंग का झंझट रखो ही मत, और उस केस में ये सेलिंग प्राइस पर केजी मिलेगी. हाँ, मल्टीप्लाई करके सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ निकाल देंगे. The joint costs are to be apportioned on basis of sales value realization at point of split off. अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए मैं NRV मेथड भी लगा सकता हूँ. फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाली सेल्स वैल्यू भी है, ठीक है, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट भी, और दूसरा स्प्लिट ऑफ पे कितने में बिकेगा वो भी दिया हुआ है. अब दोनों मेथड पॉसिबल है तो किसको प्रेफरेंस दूंगा? स्प्लिट ऑफ वाली एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि एनआरवी मेथड जो है ना वो एक तरह से नोशनल वैल्यू निकालती है कि अगर फर्दर प्रोसेस के बाद इतने में बेचा, ये खर्चा किया है, तो शायद स्प्लिट ऑफ पे इतने में बिक जाता. शायद वाला काम ही क्यों करूँ जब मुझे मालूम है स्प्लिट ऑफ पे ये प्रोडक्ट इतने में बिकता है. अच्छा, क्वेश्चन ने कह भी दिया है कौन सा मेथड लगाना है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ. नहीं भी कहता तो मैं कौन सा मेथड लगाता, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ. हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन कह देता एनआरवी मेथड लगाओ, क्वेश्चन भगवान है. भले ही आप कहेंगे सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ अवेलेबल है ना, पर क्वेश्चन एनआरवी कह दे तो लगाऊंगा ही. हाँ, और तो और क्वेश्चन कहते हैं आउटपुट मेथड, मना थोड़ी करूंगा, नहीं सेल्स है तो भी आउटपुट मेथड क्यों कह रहा है, उल्टा आराम है, आउटपुट मेथड दे तो फटाफट सॉल्व होता है. तो प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट. प्रेजेंट अ स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल बजटेड प्रॉफिट लॉस बेस्ड ऑन प्रपोजल टू सेल एल एट स्प्लिट ऑफ KMN after further processing. Statement of profit. Prepare a statement to show the product wise and total profit loss if alternative strategy to sell all products at split off stage was adopted. सबको split off बेचें तो profit कितना होगा. और then recommend any other alternative which in your opinion can increase the total profits. Calculate the total profit as well as product wise profit loss based on your recommendation. शुरू करो. हाँ, सबसे पहले तो जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट करना है. 4 प्रोडक्ट्स हैं, चारों की क्वांटिटी मालूम है, स्प्लिट ऑफ की सेलिंग प्राइस मालूम है, सेल्स वैल्यू आ जाएगी और जॉइंट कॉस्ट बढ़ जाएगी. शुरू करिए. हाँ जी, KLMN पर्टिकुलर्स. हाँ, इसका हेडिंग बाद में लगाना, बस अभी आपको फ़ायदा कराऊंगा कुछ. हाँ जी, प्रोडक्शन क्वांटिटी. हाँ, प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना है भाई, 16,200, 2,360. एक लास्ट कॉलम और ऐड करना पड़ेगा भाई. टोटल सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 4 रुपीज़, 28 रुपीज़, 8 रुपीज़, 40 रुपीज़. तो ये हो गया सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. $64,000 है जी. 14 कैलकुलेटर पे जोड़ लगाइए. 1 लाख रुपीज़. नाउ जॉइंट कॉस्ट. अच्छा, ये भी निकालनी पड़ेगी अभी तो. रॉ मटेरियल 17,520, वेजेस 16,240, ओवरहेड्स 16,240, कितना 50,000 रुपये.
हाँ, ये 50,000 अपने को इस सेल्स वैल्यू के रेशियो बांटने, 1,00,000 है और 50,000 है, 50% हो गया भाई, 32,000। ठीक है। सो ये सेल्स वैल्यू आ गई, ये जॉइंट कॉस्ट, ठीक है, सेल्स वैल्यू के रेशियो में बांट दी। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, हो गया ये। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? थर्ड पार्ट में प्रिपेयर a statement showing product wise and total profit loss if alternative strategy to sell all products at split off is adopted। सबको split off में बेचूँ, प्रॉफिट कितना होगा? आप कहेंगे ये सेल होगी, खर्चा यही लगेगा। फर्दर प्रोसेस अगर करोगे ही नहीं तो फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा भी नहीं, ये नहीं कि नहीं प्रोसेस तो करूँगा, बेचूँगा स्प्लिट ऑफ पे ही, तो बेच दोगे फिर प्रोसेस करोगे किसको? क्लियर? तो इसमें से अगर ये माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट भी तो आ जाएगा। इस मतलब पार्ट ए और पार्ट सी या फर्स्ट और थर्ड का आंसर तो एक साथ ही निकल जाएगा। मैं दो बार थोड़ी स्टेटमेंट बनाऊंगा। अब हेडिंग लगाओ। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट एंड प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ, statement of joint cost apportionment and profit at split off। हाँ, so net profit कितना? 32, 2800, 8000, 7200, 50,000। हाँ, ये नहीं जॉइंट कॉस्ट के बराबर ही प्रॉफिट होता है वो सेल, और इस क्वेश्चन में अमाउंट 50% है इसलिए। ठीक है भाई। अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर हम एल को तो बेचें स्प्लिट ऑफ पे, एल और उसके अलावा जो के, एम और एन है उनको फर्दर प्रोसेस करके बेचें, तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना होगा? तो ठीक है, सेल्स वैल्यू ये वाली नहीं होगी। इन तीन प्रोडक्ट्स में सेल्स वैल्यू फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाली होगी। हाँ, जॉइंट कॉस्ट तो यही रहेगी, चाहे फर्दर प्रोसेस करो चाहे मत करो, हर एक के खर्चे का हिस्सा तो यही हो गया। और जिनको फर्दर प्रोसेस करो फर्दर प्रोसेसिंग वाला खर्चा भी आ जाएगा। तो शुरू करिए। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। हाँ, मैं इसी में नीचे लिख रहा हूँ भाई, सेल्स वैल्यू ब्रैकेट में आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। हाँ जी, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितनी है भाई? 1,09,600, 5,600, 30,000, 21,600। अब जॉइंट कॉस्ट वो जो पार्ट 1 में अपन ने कैलकुलेट किया, 32,000, 2,800, 8,000, 7,200। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, हाँ पहले वाले प्रोडक्ट में कितने का और खर्चा लगता है भाई? 28,800, इसमें कुछ नहीं, 16,000, 6,600। सो नेट प्रॉफिट, हाँ सेल में से ये दोनों खर्चे माइनस कर दीजिए। $48,800, हाँ 6,000, 7,800, हाँ टोटल भी लगा लेना भाई। 62,600, 65,400,
तो हमने स्प्लिट ऑफ पे बेचे हैं तो कितना प्रॉफिट आएगा, फर्दर प्रोसेस करके बेचें तो प्रोडक्ट वाइज और टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, निकाल लिया। लास्ट पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है आप थोड़ा सा अपनी तरफ से भी दिमाग लगाओ। रिकमेंड एनी अदर अल्टरनेटिव एक्शन जो आपके ओपिनियन से कंपनी का टोटल प्रॉफिट बढ़ा सकता है। फिर वापस से कंपनी वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट भी बताओ आपके हिसाब से। देखिए एल में तो ऑप्शन ही नहीं है, फर्दर प्रोसेसिंग है ही नहीं। अब के, एम और एन आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो स्प्लिट ऑफ पे बेच दो, आप चाहो तो फर्दर प्रोसेस करके बेचो। तो आपके हिसाब से किसको स्प्लिट ऑफ पे बेचना चाहिए और किसको फर्दर प्रोसेस करके बेचना चाहिए। देखिए के को अगर मैं स्प्लिट ऑफ पे बेचता हूँ 32,000 प्रॉफिट आता है या 48,000, क्या करना चाहिए, फर्दर प्रोसेस। एल में तो ऑप्शन ही नहीं है। एम में स्प्लिट ऑफ पे 8,000 फर्दर प्रोसेस करके 6,000। आप कहेंगे कि वो कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो मेहनत भी और करो और कमाई भी कम करो, स्प्लिट ऑफ पे बेच देंगे। फिर इसमें फर्दर प्रोसेस, यानी कि आप सिर्फ कहेंगे के और एन को फर्दर प्रोसेस करो, एल और एम को स्प्लिट ऑफ पे बेच दो। तो उस केस में प्रॉफिट कितना होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, या सीधा सीधा कहूँ 2,000 से बढ़ जाएगा, 67,400 हो जाएगा। तो लिखिए फोर्थ पार्ट, लिखिए प्रोडक्ट के एंड एन should be N, N for Netherlands. Product K and N should be processed further bracket में as they have higher profit, तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, as they have higher profit bracket close. Product L and M should be sold at split off. The net profit would be हाँ, तो प्रॉफिट कितना होगा, the net profit would be K, L, M, N। हाँ, K का तो 48,800, L का 2,800, M का 8,000 हो जाएगा, मतलब ये चेंज हुआ, और ये 7,800। सो ओवरऑल 67,400। ठीक है, हाँ भाई होमवर्क लिखो। अब होमवर्क दिया था क्या कल? अच्छा एक, हाँ किसी ने डाउट भी पूछा था, कुछ गड़बड़ थी इसमें, वो शायद कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आ रहा था। हाँ क्वेश्चन 1 किया है क्या भाई आप लोगों ने? तो देखिए, हाँ पहले तो फिज़िकल यूनिट्स के रेशियो बांटना था, वो तो आसान है। 100 और 120 के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट है कितनी भाई? 83,600 है। हाँ तो ए और बी में कितनी कितनी जाएगी? 38, 45,600। आप कंट्रीब्यूशन वाले केस में वेरिएबल खर्चे में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, हाँ सेल्स वैल्यू है कितनी? कितनी? 60,000 और 24,000। टोटल सेल्स इज 84,000। हाँ वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स के रेशियो में
23, 455, 145. तो contribution 36, 5, नेगेटिव। हाँ जी, अब फिक्स कॉस्ट कितनी है? 30। हाँ, अब आप कहेंगे इसको इस रेशियो में बांटो। आता है ये रेशियो? नहीं आता है? कब बताया था आपको? एक जगह बताया तो था मैंने। AS10 रिवैल्यूएशन कॉस्ट डेप्रिसिएशन के रेशियो में बांटो। पार्टनरशिप में भी था। हाँ, तो 32,000 को बांटे भाई इस रेशियो में। 30, 094, 4094। ये माइनस ये प्लस है, तो देख लो दोनों की जोड़ कितनी है। ठीक है जी। 4094 कैसे आया? मैंने तो सही लिखा है, इसमें से माइनस करूँगा, इसमें प्लस करूँगा। हाँ हाँ, कितना? 451, इसमें लॉस 51। ओवरऑल प्रॉफिट तो 400 ही नहीं, कितना है? 400 ही है, क्योंकि 83,600 की कॉस्ट है, 84,000 की सेल वैल्यू है। ओवरऑल प्रॉफिट तो कंपनी ने 400 ही कमाया है। ठीक है। इसीलिए तो चैप्टर रोका हुआ था भाई। हैं? हाँ, और कौन सा था होमवर्क में? क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, 3 लिखो, 4th लिख लो, बस।